Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपका नवंबर 2020 में HP टेट का एग्जाम हुआ था. उसमें जो आर्ट्स का पेपर रहा था उसके आज साइकोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या उसके राइट आंसर्स रहते हैं. राइट. सो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HP TGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है तो उनके लिए सेकेंड ऑनलाइन बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है. यानी आज से आपका ये बैच स्टार्ट होगा 28 सितंबर से. सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं. इसी के साथ साथ हमारा एक और बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपका HP TGT कमीशन आर्ट्स का बैच स्टार्ट हो रहा है. ये आपका 5th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है. इससे पहले आपके 4 ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. सो ये आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा यानी आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है. जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं या आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है इस पे कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं. सो क्वेश्चंस पे आते हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं डिस्कस करूंगी आपका आर्ट्स का पेपर जो आपका नवंबर 2020 में हुआ था. उसमें जो साइकोलॉजी सेक्शन आपका रहा था जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें रहे थे, कौन से क्वेश्चंस के बाद जो आपके रिपीट हुए, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किए थे वो आपके किए थे 23, 22, 21 उसके बाद 20. ठीक है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद इस पेपर से कितने क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. और कहाँ से सेम क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ से थोड़े से चेंज करके या ऑप्शंस चेंज करके वो क्वेश्चंस रहे हैं या कौन सी थ्योरीज से आपके क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताते चलूंगी. ठीक है. जिन बच्चों ने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है यानी 21, 22, 23 वो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, इस तरह से क्वेश्चंस आगे बनते हैं. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज. तो आपका जो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन जो आपकी पद्धति वो कौन सी है, तो आपने बताना है कि साइकोलॉजी में सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है. ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, आपका क्लिनिकल मेथड, ये आपके ऑप्शंस में है. और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड यानी आपका आत्म निरीक्षण जो आपकी विधि है वो सबसे पुराना मेथड है आपका साइकोलॉजी का. इंट्रोस्पेक्शन के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो इंट्रोस्पेक्शन में जो स्टडी की जाती है वो की जाए व्यक्ति जो किस पे स्टडी करते हैं, अपने व्यवहार पे. ठीक है. तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आप इसको कह सकते हैं टू नो अबाउट योरसेल्फ. जब व्यक्ति अपने व्यवहार के बारे में जानता है तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इसमें व्यक्ति जो है वो अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में स्टडी करता है तो ये सब चीजें जो है वो इंट्रोस्पेक्शन में आती हैं. ऑब्जर्वेशन, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को ऑब्जर्व करके जब स्टडी करते हैं तो उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है. केस स्टडी में किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पे जब आप स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, केस स्टडी. उस तरह से आपका क्लिनिकल मेथड आ गया. और भी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड. जब मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी. और मेथड्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में. हर एक जो पेपर होता है HP टेट का ले लीजिए, CTET का ले लीजिए, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम का पेपर ले लीजिए, जहां पर पेडागोजी आएगी, जहां पर CDP आएगी, वहां पे आपका मेथड से एक क्वेश्चन हर बार बनेगा. ठीक है. और क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, HP टेट में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं. किससे, आपके मेथड से. ये इसी तरह से आपका मेथड क्वेश्चन दिया. इवन ये जो क्वेश्चन है ये हर बार पेपर में पूछा जाता है. मैंने इससे पहले आपकी वीडियोस जो बनाई है उस पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन से लेके आपको हर बार क्वेश्चन आया और क्वेश्चन भी यही बना है कि सबसे पुराना मेथड आपका कौन सा है साइकोलॉजी में, तो वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड. यानी ये जो क्वेश्चन ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके HP टेट के पेपर में, आपका CTET के पेपर में. ठीक है. तो इस मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगी किसी अलग वीडियो में बना के. फिलहाल हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा टाइम हम इसमें नहीं लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वॉज रिटन बाय. तो जो साइकोलॉजी की जो आपकी फर्स्ट बुक है वो किसने लिखी है. ठीक है. तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी. ऑप्शन है आपके कोहलर, विलियम जेम्स, क्लार्क हल या आपकी प्लेटो. तो ये आपकी ऑप्शन है. और जो आपकी जो बुक लिखी है साइकोलॉजी की वो लिखी है आपकी विलियम जेम्स ने. ठीक है. तो एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ
आपको पूछते हैं कि जो बिहेवियरिज्म के फादर है वो कौन है, आपके ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वो किसने दिया है, आपके जो और भी आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो किसने दी है, बिहेवियरिज्म पे किसने स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन पे किसने स्टडी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं और ये आपने पढ़ लेने। आज आपको पूछ लिया कि साइकोलॉजी की जो फर्स्ट बुक है वो किसने लिखी, तो बिहेवियरिज्म पे स्टडी किसने की, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने नोट डाउन करने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर, अनुवांशिकता की वास्तविक वाहक हैं तो कौन है रियल कैरियर्स हेरिडिटी के, क्रोमोसोम, जीन्स, न्यूक्लियस ऑफ सेल, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जीन्स, यानी आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी के जो रियल फैक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं कैरियर्स हैं, वो हैं आपके जीन्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following statement is not correct about development? तो डेवलपमेंट के बारे में बताना यानी विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन आपने इस हिसाब से पढ़ना है कि ये नहीं कि आप करेक्ट ठीक करके आ गए, आपने नोट जो करेक्ट नहीं है उस पर टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन आते हैं, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हैजर्ड्स, राइट। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस थे और आपका जो राइट आंसर है, यानी आपको पूछा कि डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे, क्योंकि डेवलपमेंट में आपकी स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के अपने एक चरण होते हैं, उसमें मतलब अपने डेवलपमेंट के खतरे रहते हैं। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज, बिल्कुल डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर। उसके बाद विकास के प्रत्येक चरण में विशिष्ट व्यवहार होता है, बिल्कुल एक बिहेवियर का एक अपना एक रूप रहता है डेवलपमेंट में। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, राइट। बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति की डेवलपमेंट होगी तो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति यानी वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल डिफरेंट होगी, वेरीज करती है, राइट। बट इट फॉलोज डैश पैटर्न, तो ये कौन सा पैटर्न है ये फॉलो करता है, अ टो टू हेड, हैप्पैजार्ड्स, या एंड अनप्रेडिक्टेबल, या आप कह सकते हैं सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। तो कौन सा ये क्वेश्चन आपका बन गया प्रिंसिपल से, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल से क्वेश्चन बन गया, किसके प्रिंसिपल, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन गया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी असीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, एक अनुक्रमिक व्यवस्थित, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ काइंड वाज स्टेटेड दैट। तो किसने ये कहा था कि जो मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना दिमाग और फिर उसने अपनी चेतना खो दी, फिर भी उसके पास अभी एक बिहेवियर ऑफ अ काइंड एक स्टिल है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है, मैंने आपको स्टेटमेंट्स के बारे में कहा था कि आपको एचपी टेट के पेपर में कम से कम 2 से 3 स्टेटमेंट्स हर बार आती हैं, राइट। और जो स्टेटमेंट्स रहती हैं वो 90 to 95% जो है वो आपकी रिपीट नहीं होती है, बट 5% कहीं चांसेस रहते हैं कि आपकी स्टेटमेंट रिपीट हो जाए। जिस तरह से ये स्टेटमेंट है ये आपकी रिपीट हुई है इसके बाद वाले पेपर्स में, राइट। सेम यही स्टेटमेंट है, यही ऑप्शंस इसमें रहे हैं, ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं बट स्टेटमेंट यही रही है। तो आपने क्या करना है, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके आपने स्टेटमेंट्स डेफिनेशंस अच्छे से पढ़नी है और वो समझ के उनको याद कर लेना है, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ किसने इसके बारे में कहा है और क्या इसका क्वेश्चन रहता है या क्या इसके आंसर्स बनते हैं, ठीक है। तो आपकी ये 6th क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर इसमें ऑप्शन है टिचन है, वुडवर्थ है आपका, या मैकडगल है। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ ने कहा था कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी क्या किया, अपनी साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल इट्स माइंड एंड देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, बट स्टिल उसके पास स्टिल हैज अ बिहेवियर ऑफ काइंड। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी ये दी थी आपकी वुडवर्थ ने। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका सी है आपका राइट हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स, तो आपका जो समाजीकरण की प्रक्रिया आप जिसको कहते हैं उसमें क्या शामिल है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में क्या शामिल है? ऑप्शन है एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ्स, बिल्कुल हम समाज से अपनी क्या करते हैं, वैल्यूज एक्वायर करते हैं, वैल्यू आप बिलीफ्स इनको कहते हैं वो हम एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स, बिल्कुल हम अपने लर्निंग अपने कल्चर से नॉर्म्स और कस्टम्स को हम सीखते हैं। अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिल्कुल हम सोशल नॉर्म्स को अडेप्ट करते हैं किसमें, समाज में। और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज जो है ये सब जो है वो क्या है, सोशलाइजेशन का आपका क्या है, एक प्रोसेस रहेगा। सोशलाइजेशन जो आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीडीपी में, चाहे आप किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की बात कर लें, सीडीपी में सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी हैं जो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। सो तब तक आपने क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व करने हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस देखने हैं जो मैंने बाकी करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द, यानी जो इन्फेंसी है, पियाजे की जो शैशव अवस्था है, शैशव काल है, उसको क्या कहा जाता है? तो पियाजे, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि पियाजे जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीडीपी में, ठीक है। जहां पे भी सीडीपी के क्वेश्चंस आएंगे आपको पियाजे का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि मैंने कहा आपको इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके जो हाईएस्ट जो क्वेश्चंस रहे हैं आपके सीडीपी में पियाजे से, वो रहे हैं 3, मतलब एक ही पेपर में आपके 3 क्वेश्चन सीडीपी के रहे थे, और उससे कम रहे हैं आपके 2, यानी 2 क्वेश्चन तो आपके रहते हैं ही हैं। अगर 2 नहीं रहेंगे तो 1 रहेगा, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। आज के पेपर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, हो सकता है कि एक और क्वेश्चन इससे निकले। तो पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, जो पियाजे ने अपनी इन्फेंसी का जो पीरियड कहा है वो कौन सी स्टेज में है? सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, या आपका फॉर्मल ऑपरेशनल है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो आपका राइट आंसर है जिसमें पियाजे ने किसका पीरियड, इन्फेंसी पीरियड की बात की है, वो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था कहते हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में पियाजे के बारे में बताऊं तो पियाजे की स्टेजेस से बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको इससे एज के पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकते हैं कि कौन से वर्ष में जो बच्चा है वो कौन सी उम्र में बच्चा कौन सी स्टेज पे रहता है, या इस स्टेज में बच्चा कौन सी उम्र में रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें जो आपका बच्चा रहता है वो 0 to 2 years, ठीक है। ये आपकी होगी फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में जो बच्चा है वो रहता है आपका 2 to 7 years, ठीक है। ये होगी आपकी सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज पे आते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी रहती है 7 to 12, ये होगी आपकी थर्ड स्टेज। और फोर्थ रहती है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी 12 to आप एडोलेसेंट कह सकते हैं, या ऑनवर्ड्स आप जो भी आप इसको कह सकें वो कह सकते हैं। ये था के पियाजे से क्वेश्चंस, स्टेजेस से भी पूछ लेता है, उनकी उम्र के हिसाब से भी पूछ लेता है, या आपको पूछ लेते हैं कि हाँ इस उम्र में बच्चा क्या सीखता है, उसमें क्या क्या से कौन से थॉट्स रहते हैं। लाइक सेंसरी मोटर में आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, एनिमिज्म आ जाता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। ये सब चीजें जो है वो मैं डिटेल में आपको कवर करवाऊंगी जब पियाजे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ज्यादा वक्त इस पे जाहिर नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पियाजे का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज के पेपर में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइगोस्की की थ्योरी से, जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, तो वाइगोस्की ने कहा है कि जो आपकी सीखने को अलग नहीं किया जा सकता, किससे आप लर्निंग को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। रीइंफोर्समेंट, अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, या आपका द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो वाइगोस्की है उन्होंने सबसे ज्यादा अपना फोकस किया है सोसाइटी पे, सोशल पर्सपेक्टिव, सोशल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वो पियाजे कहते हैं कि लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि समाज के बिना जो बच्चा है वो लर्निंग नहीं कर सकता, यानी अच्छे से नहीं सीख सकते। इसलिए
ये वाइगोस्की की थ्योरी है। वाइगोस्की ने अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी जो दी है उसमें उन्होंने इसके बारे में बात की है, लर्निंग के बारे में बात की है। मैंने आपको तीन थ्योरीज बताई हैं, जैसे आपकी फर्स्ट थ्योरी आपकी पियाजे की, ठीक है। सेकेंड थ्योरी जो है वो आपकी होगी वाइगोस्की की, थर्ड आपकी होगी कोलबर्ग की। ये तीनों थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बाकी भी थ्योरीज हैं, जैसे कोहलर की होगी, आपकी पावलोव की होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग की होगी, तो ये सब थ्योरीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 10th क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। तो जो आपका मौजूदा स्कीमा रहता है उसमें जब आप किसी नई चीज को ऐड करते हो, लाइक अगर मैं किसी चीज के बारे में समझती हूँ पर मिसअंडरस्टूड है, ठीक है, उसके बाद मैंने नई चीज उसमें ऐड ऑन कर दी, तो उसको क्या कहा जाता है? जब पुराने स्कीमा में हम किसी नई चीज को ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? एकोमोडेशन हो गया, इक्विलिब्रेशन हो गया, एसिमिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से क्या हो गया? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एसिमिलेट। चीजों को, पुरानी चीज में किसी नई चीज को ऐड ऑन करना है, यानी उसको एसिमिलेट करना। तो एसिमिलेशन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि प्याजे से क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल प्याजे से आपका सेकंड क्वेश्चन इस अभी रहा है इस पेपर में, प्याजे का सेकंड क्वेश्चन है। तो प्याजे की थ्योरी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपकी डोमेन्स जो उन्होंने बताई ही अपनी थ्योरीज की, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन was advocated by which of the following thinker? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसको आप कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत, किसके द्वारा की गई है? एरिक्सन, डार्विन, स्किनर या जॉन डीवी। तो ये आपके ऑप्शन है। और किसने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया है? जिसमें ऑप्शन है, ये आपके राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ, जॉन डीवी, जिसमें वो बात करते हैं किसकी? लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें कहते हैं कि बच्चा खुद से करके सीखता है चीजों को। जब बच्चा खुद प्रैक्टिकल करके सीखेगा तब वो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक भी आपने नोट डाउन करना है। और जॉन डीवी ने इस कंसेप्ट के बारे में बताया। इस कंसेप्ट पे जो स्टडी रही है वो रही है जॉन डीवी की। 12th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेट्स, जो गेट्स हैं उनके अनुसार डैश मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा है कि अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है, क्या है? तो आपके मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, लर्निंग या थिंकिंग। तो गेट्स ने स्टेटमेंट दी है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लर्निंग, यानी लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी सीखना अनुभव के माध्यम से व्यवहार का क्या है? एक संशोधन रहता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट आ गई है। मे बी हम इससे दो स्टेटमेंट्स इससे पहले आ चुके हैं क्वेश्चन में, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट इसमें रहती है। तो स्टेटमेंट्स आपने अच्छे से कर लेनी, कई बार रिपीट हो जाती हैं, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कौन सी? इसमें जो उनकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसके बारे में बात करते हैं। 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। जिन्होंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखे हैं तो वो आराम से इसका आंसर मतलब कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर ने आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने 8 टाइप की डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति में उस तरह की लर्निंग्स हैं तो वो ये करियर पाथ चूज कर सकता है, राइट। जैसे किसी बच्चे में आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, वो मैथ्स अच्छे से सॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, वो पाथ चूज कर सकता है, या आपको वो मैथमेटिशियंस बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कई लर्निंग पाथ्स के अकॉर्डिंग उन्होंने करियर डिवाइड किया है, जिसमें आप कह सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जिसमें उन्होंने स्पेशल इंटेलिजेंस की बात की है, आप कह सकते हैं उस पर इंट्रापर्सनल होगी, इंटरपर्सनल होगी। ये थ्योरीज मैंने आपको 2 बार करवा दी हैं, जब हमने क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर सॉल्व किए थे उसमें मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में कवर करवाया है। 14th क्वेश्चन है, द फैक्टर जी इन स्पीरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। तो बुद्धि का जो स्पीरमैन की परिभाषा में कारक जी का अर्थ क्या है? तो जो स्पीरमैन ने अपनी थ्योरी दी है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने बात की है 2 फैक्टर, ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी।
उसमें आपका जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका जी फैक्टर और सेकेंड फैक्टर जो है वो आपका एस फैक्टर। अब आपने बताना है कि इसमें जी फैक्टर को कहाँ स्टैंड करता है। जो जी फैक्टर है, जेनेटिक इंटेलिजेंस, जनरेटिव इंटेलिजेंस, या आपकी यहाँ पे आएगा जनरल इंटेलिजेंस। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपका सी का रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका फोर्थ रहेगा ग्लोबल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जनरल फैक्टर को उन्होंने कहा है, जी फैक्टर को उन्होंने कहा है जनरल फैक्टर। तो अब एस फैक्टर कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जिसमें उन्होंने टू फैक्टर्स में इसको डिवाइड किया, इंटेलिजेंस को डिवाइड किया। लाइक जनरल फैक्टर में क्या रहता है कि जिसमें बच्चा हेरिडिटी मतलब हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें बच्चा चीजों को सीखता नहीं है, उसमें वो आप कह सकते हैं उसमें वो गुण रहते हैं कि वो स्वयं से चीजों को कर लेता है। ठीक है, बट फैक्टर जो स्पेसिफिक फैक्टर रहता है वो रहता है आपका जिसमें जो बच्चा है वो किसी ट्रेनिंग के साथ चीजों को सीखता है। राइट, लाइक कोई बच्चा है वो डांस में अच्छा है, लाइक वो डांस खुद से ही कर लेता है, वो बहुत अच्छा डांस कर लेता है किसी भी फील्ड में, बट उसको शौक है वो क्रिकेट सीखना चाहता है, तो क्रिकेट जो है वो ट्रेनिंग के साथ सीखेगा। अगर उसको वो बिल्कुल परफेक्ट होना है तो वो आपका आएगा स्पेसिफिक फैक्टर में। ठीक है, तो इस स्पीरमैन की टू फैक्टर थ्योरी थी, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट है अ 5-year-old child's mental age is 6 years। ठीक है, किसी 5 साल का बच्चा है उसकी मानसिक उम्र 6 साल है, फिर उसका IQ क्या होगा, 120, 100, 80 और 160। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 120, यानी उम्र के हिसाब से IQ क्या है वो ज्यादा है, तो वो किस में आएगा 120, उसका IQ जो रहेगा वो रहेगा 120। जब IQ का पोर्शन करेंगे, IQ का टॉपिक करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हाँ कौन सी उम्र के हिसाब से कौन सा IQ रहता है, या उसके से सॉल्व करके, उसे इंटेलिजेंस के फॉर्मूले से सॉल्व करके मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। Both the chronological age and the mental age of a pupil of 7 years, he may be classified into category। यानी एक विद्यार्थी की कलानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है। ठीक है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप अगर किसी बच्चे की बोथ क्रोनोलॉजिकल एज यानी उसकी जो एक्चुअल एज है या उसकी मेंटल एज दोनों जो है वो 7 इयर्स है, ठीक है, तो आप उसे कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, अबव नॉर्मल इंटेलिजेंस या आपके जीनियस में काउंट करेंगे। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, सामान्य बुद्धि। 17th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। यानी निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है। गिफ्टेड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। ऑप्शन है ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। ऑप्शन नंबर ए है कि ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, यानी जो बच्चा है वो आक्रामक और निराश हो जाता है, जो गिफ्टेड लर्नर होता है। He can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough। नेक्स्ट है he is highly temperamental, उसका टेम्परामेंटल जो है वो हाई रहता है। He engages in ritualistic behavior like hand flapping and rocking etc। ये आपके ऑप्शंस हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी गिफ्टेड लर्नर की, उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी he can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough। यानी वो क्लास में क्या बोरिंग फील करेगा अगर क्लास में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं रहती हैं तो। ठीक है, ये एक गिफ्टेड लर्नर की क्या रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 है TAT यानी थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो आपका थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट है वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसका यूज क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या आपका स्ट्रेस। तो ये जो आपका TAT यानी थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट है, मैं आपको बता दूं तो ये दिया था आपके मुरे एंड मॉर्गन ने 1930 में आपका ये टेस्ट दिया था, और जिसपे उन्होंने बात की थी, आपका जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है पर्सनालिटी पे उन्होंने बात की थी, जिसमें उन्होंने अपना टेस्ट दिया था थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट। ठीक है, जो आपकी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, तो आपने बताना है कि किसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए।
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और यही क्वेश्चन 3-4 बार आपका पूछा गया है। A concept learned by a student in a science class is used by her in social science class. So this is a type of, यानी एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में जो सीखी गई अवधारणा है वो उसी का प्रयोग जो है वो अपनी सामाजिक कक्षा में किया जाता है। यानी जो एक विद्यार्थी है वो साइंस की क्लास में जो आपकी कंसेप्ट सीखता है, जो अवधारणा सीखता है, वो उसका प्रयोग जो है वो अपनी सोशल साइंस की क्लास में भी करता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या नन ऑफ दिस। तो ये आप कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इसमें रहता है। तो आपके जो ये ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ, सीखने का सकारात्मक स्थान है, क्योंकि बच्चा जो एक क्लास से सीख रहा है अगर वो उसका प्रयोग दूसरी कक्षा में एक अच्छे तरीके से कर लेता है तो वो आपका काउंट हो जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सो किसमें पाई जाती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसमें आप फाउंड कर सकते हैं? इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, जेंडर डिफरेंसेस या ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस काउंट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है आप कह सकते हैं वो सेम नहीं रहती है। हर एक व्यक्ति का एटीट्यूड सेम नहीं रहता है, उसमें डिफरेंसेस रहते हैं जो वेरी करते हैं वन इंडिविजुअल टू डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस, बिल्कुल जेंडर डिफरेंसेस रहते हैं, कई मेल हैं कई फीमेल हैं, मतलब इस तरह से जेंडर डिफरेंसेस रहते हैं। तो आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो क्वेश्चन है उसका जो हम फाउंड करते हैं वो करते हैं ऑल ऑफ द अबव। इन सब चीजों में आपका क्या किया जाता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है, when measures an individual's ability consistently and accurately then test is known as, यानी आप कह सकते हैं जब कोई परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता को लगातार सटीक रूप से मापता है, जब हम कोई टेस्ट मेजर करते हैं किसी इंडिविजुअल की एबिलिटीज पे तो वो कंसिस्टेंटली यानी लगातार एक्यूरेटली आप सटीक रूप से क्या कर सकते हैं उसको ही मापा जाता है। तो उस परीक्षण को क्या करना है, उस टेस्ट को क्या किस नाम से जाना जाता है? वैलिड, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रिलायबल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? रिलायबल। कैसे रिलायबल हो जाएगा? क्योंकि एक टेस्ट को बार बार जब आप किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली बिल्कुल राइट आ रहा है, एक्यूरेटली बिल्कुल ट्रू आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका रिलायबल हो जाएगा। Which of the following is an objective question? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन से रहते हैं? ऐसे टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, ओपन एंडेड या ट्रू और फॉल्स। तो कौन से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं? तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रू एंड फॉल्स। ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में काउंट हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर अलग से रहते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि 25 या 30 वर्ड्स में आप इसका आंसर लिखिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो आपकी लाइक डिबेट्स में होते हैं। आप जो ट्रू और फॉल्स हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको आप एक और नाम से जान जाते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड भी आपका इसमें काउंट होगा। जो ओपन एंडेड है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको कोई लिमिट नहीं दी गई होती है कि आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, वो आप जितना मर्जी लिख सकते हो। बट जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें आपको आंसर होता है कि एक वर्ड में लिखना है, आपके एमसीक्यूज होंगे, फिलअप होंगे या ट्रू एंड फॉल्स होंगे। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं वो आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। 23rd क्वेश्चन है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए along with another normal children, यानी अन्य जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। किसको? जो स्पेशली एबल्ड यानी स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं, या बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल, यानी विशेष जो स्पेशल स्कूल्स रहते हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स जो उन्हें वो क्या किए जाने चाहिए? डेवलप की जानी चाहिए, विकसित किए जाने चाहिए इन स्पेशल स्कूल। यानी एजुकेशन जो चिल्ड्रन स्कूल जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स में होनी चाहिए। ये है इसका ऑप्शन नंबर सी। और फोर्थ है बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल, की स्पेशल टीचर्स के साथ स्पेशल स्कूल्स में उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो जो आपका क्वेश्चन है और आपका ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलोंग विद
अदर नॉर्मल स्टूडेंट यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। आप कह सकते हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग विद अदर, जो नॉर्मल आप कह सकते हैं चिल्ड्रन, उनके साथ उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। आप आज के टाइम में देखते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम्स बना दिए गए हैं, जिसमें जो आपके एनईपी 2020 में पढ़ते हैं कि सभी बच्चे एक साथ बैठ के क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सेक्शन रहता है सीडीपी में, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आप कह सकते हैं स्कूलों में सबके लिए शिक्षा, निम्नलिखित में से किसकी एक टैगलाइन हो सकती है? कोहेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन या एक्सक्लूसिव एजुकेशन। ये भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि स्कूलों में सबके लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। ये जो टैगलाइन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी ऐसी शिक्षा हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि एक ही स्कूल में सभी बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़े, चाहे वो डिसेबल हो, आप कह सकते हैं मेंटली रिटार्डेड हो, या लर्निंग डिफिकल्टीज वाले स्टूडेंट्स, तो सब जो है वे नॉर्मल स्टूडेंट्स, वो सब एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बैठ के पढ़े, तो काउंट होगा किसमें, आपके इंक्लूसिव एजुकेशन। 25th क्वेश्चन है लर्निंग डिफिकल्टी नेम डिस्कैल्कुलिया इज एसोसिएटेड विद, जो आपकी डिस्कैल्कुलिया है लर्निंग डिफिकल्टी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। लर्निंग डिफिकल्टीज का जो लर्निंग टॉपिक रहता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इस पेपर में इंक्लूसिव एजुकेशन से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। तो आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ फर्स्ट पोर्शन से ही क्वेश्चन आएंगे या थ्योरी से ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन और पैडागोजी से इस पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो लर्निंग डिफिकल्टीज जो आपका टॉपिक है इसमें, जिसमें लर्निंग जिसमें आपका टॉपिक है कि आप बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप, ये सब जो बच्चे आएंगे आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है जो लर्निंग डिफिकल्टी नेम है, जो डिस्कैल्कुलिया जिसको कहा जाता है। इससे पहले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्ट्स के पेपर में वही यही क्वेश्चन था। तो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेंटल डिसऑर्डर के साथ ये जुड़ा हुआ है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर के साथ ये जुड़ा हुआ है, रीडिंग डिसऑर्डर के साथ ये जुड़ा हुआ है, या बिहेवियरल डिसऑर्डर के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो जो आपका डिस्कैल्कुलिया है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, तो हम कैलकुलेशन किसमें करते हैं? मैथमेटिक्स में। तो ये किसका डिसऑर्डर हो? मैथमेटिकल डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में भी बताऊंगी किसी सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर किस में काउंट होता है? आपके डिस्कैल्कुलिया। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने में जो इश्यूज रहते हैं वो कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज में आते हैं? डिस्कैल्कुलिया जो डिफिकल्टी रहती है उसमें काउंट होते हैं। 26 क्वेश्चन है The teacher told Rita that she is not allowed to participate in game period as she has not completed her homework. It is an example हो, यानी शिक्षक ने रीता से कहा कि उसे खेल अवधि में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। ये जो आप कह सकते हैं ये किसका उदाहरण है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ये उदाहरण है, पुनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या आपके टेंजिबल अवार्ड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पुनिशमेंट, यानी आप कह सकते हैं सजा, या आप जो आप इसको कह देंगे हाँ ठीक है, अगर टीचर ने उसको कहा कि आप गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो एक तरह से हम इसे काउंट करेंगे, एग्जाम्पल रहेगा आपका पुनिशमेंट। ये आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में काउंट नहीं होगा, ना ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, ये रीइंफोर्समेंट का एक्चुअल में पार्ट है ही नहीं, और ये टेंजिबल अवार्ड में काउंट नहीं होगा। सो आपका राइट आंसर हो गया पुनिशमेंट, इजंट इट? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 22nd क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। तो फ्रूड ने है उसमें व्यक्तित्व का वो कौन सा घटक है जो आपका प्लेजर प्रिंसिपल का पार्ट प्ले करता है, या कौन से कंपोनेंट जो पर्सनालिटी में वर्क करता है? इट, ईगो, सुपर ईगो, या नन ऑफ दीज। तो प्लेजर प्रिंसिपल में जो आपका कंपोनेंट है, जो पर्सनालिटी का कंपोनेंट है फ्रूड की थ्योरी में, वो वर्क करता है आपका इड में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले इसमें प्लेजर बच्चे को ये चाहिए कि हाँ जो उसकी जिद है, जो उसे चाहिए, वो चाहे जिस भी तरीके से लड़के झगड़ के, उसे इस स्टेज पे ये नहीं होता है कि हाँ मेरे लोगों के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। बट जो सुपर ईगो आप जिसको कह सकते हैं, उसमें बच्चा होता है जिसमें उसमें बिलीव्स रहते हैं, मोरल्स रहते हैं, वैल्यूज रहती है कि हाँ ठीक है, अगर ये चीज मुझे नहीं मिली है
तो मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी मॉरल्स के खराब है, मुझे लड़ाई झगड़ के ये चीजें नहीं चाहिए। बट ईगो की अगर हम बात करते हैं, वो इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक बैलेंस बनाने का काम करता है कि हाँ अगर ये चीज मेरे लिए जरूरी है तो हम इसे किसी और तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, बजाय कि इसे लड़ाई के या झगड़ के। तो जो प्लेजर प्रिंसिपल का जो काम करता है वो करता है आपका 8। 28 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप रिवीजन करेंगे उस पेज पे आप इसको लिख दीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स जो स्टेटमेंट है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ये आपकी जुड़ी है कंसिस्टेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स ये आपकी जुड़ी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी आप भिन्न सोच, जब बच्चा है वो डाइवर्जेंटली चीजों को सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स यानी खुल के चीजों के बारे में जब वो सोचता है तो वो किस में काउंट हो जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में। 29 क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो किसने ट्रायल एंड एरर सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये जो थ्योरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ थ्योरीज के नाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर की जो त्रुटि परीक्षण एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, पैवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल। जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उनको तो ये बिल्कुल याद हो चुका होगा कि किसने दिया है। राइट आंसर है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने आपके बात किया किसकी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, जिसपे वो किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैट। ठीक है, कैट पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ओके, बाकी ऑप्शंस पे जाते हैं एक बार। पैवलव ने अपनी दी है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। स्किनर ने दी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक सेकेंड, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। थॉर्नडाइक ने आपकी दी है ट्रायल एंड एरर, और हल ने दी है आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये आपकी थ्योरीज दी है इन साइकोलॉजिस्ट ने, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था आपका डॉग पे, ठीक है, डॉग पे किया था। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने किया था पिजन पे, ठीक है। और थॉर्नडाइक का जैसे मैंने आपको बताया था कैट पे किया था। और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मोटिवेशन से संबंधित है, तो ये आपका एक अलग पोर्शन इसमें में आती है, और ये बाकी थ्योरीज जो है वो आपकी अलग एक स्टेज पे रहती हैं। तो ये आपकी थ्योरीज हैं, डिटेल में आपको मैं इनको करवाऊंगी, बट जब हम इनको कवर करेंगे तब मैं आपको 1 बाय 1 ये करवाऊंगी। क्वेश्चन था, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है वो दी है आपकी थॉर्नडाइक ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, नेम द थ्योरी विच एडवोकेट सडन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो एकदम, जो समस्या रहती है, जो प्रॉब्लम्स रहती है उनके एकदम सडन सॉल्यूशन की जो बात करता है वो करता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ इंसाइट, ट्रायल एंड एरर या आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ इंसाइट। किसने दी है ये थ्योरी ऑफ इंसाइट, तो ये दी है आपके कोहलर। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दी है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपकी दी है स्किनर ने। स्किनर ने आपकी दी है, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। मैं इसे पहले करवा चुकी हूँ, बट जो भी ये वीडियोस देखेंगे वो कमेंट में जरूर बताएं कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है और उसने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मैंने आपको बता दिया, थॉर्नडाइक। और नेक्स्ट है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ये
क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसमें आपकी पियाजे की होगी, कोलबर्ग की होगी, वाइगोस्की की होगी, कोहलर की इनसाइट थ्योरी होगी, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, पावलोव की हो गई, हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हो गई। इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के नाम आपने याद रखें कि बिहेवियरिज्म की बात किसने की है, साइकोलॉजी की बुक किसने लिखी है, इंटेलिजेंस पे सबसे पहले बात किसने की है, आईक्यू को टेस्ट किसने दिया है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। आप कह सकते हैं कि जो आईक्यू में हमने डिवाइड किया कि इस उम्र तक ये बच्चे रहेंगे, तो आपने वो एज के हिसाब से उसको पढ़ना है कि हाँ ये आईक्यू 120 आईक्यू रहेगा तो कौन सी उम्र के बच्चे रहेंगे या कौन सा उनका लेवल रहेगा। ये क्वेश्चन है। मेथड्स आपने पढ़ने हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लिनिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, ये सभी मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लास्ट है मैं आपको बताती हूँ कि जो भी स्टूडेंट एचपीटीजीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो उनके लिए सेकंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जो आपका 28 सितंबर से यानी आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है वो रहा आपका एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स का बैच। ये आपका 5th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जो 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी अपना बैच परचेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की हमारी जो वीडियो रही है, जिन क्वेश्चंस पे रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें रहे हैं और इजी भी थे, कुछ टफ था, मॉडरेट सा पेपर था, आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई आप इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ जिसमें हम अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।